नमस्कार। परिचयात्मक संस्कृत व्याकरण के परिचयात्मक पाठ में पुनः आपका स्वागत है। इस समय हम कर्म कर्तृ प्रक्रिया प्रबोध का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पूर्व पाठों में जो कर्मवाच्य में या भाववाच्य में जो विशेष रूपों की सिद्धि होती है, उस सिद्धि पर सामान्यतः, अतिशय सामान्यतः दृष्टिपात किया है। आज हम उस प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं जो कर्म कभी था या कर्म होते हुए भी जो कर्ता की तरह आचरण करता है, इसलिए उसे हम बोलते हैं कर्म कर्तृ भाव। अर्थात कर्म जहाँ कर्ता की अवस्था को प्राप्त हो जाए, वो भाव आपका कर्म कर्तृवत भाव आपका कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर कर्तृत्व अदृष्ट है, इसलिए अदृष्ट हो जाने के कारण वती प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं। कर्म कर्तृवत भाव ये व्यवस्था है। इसलिए इसका परिचय करते हुए हम सामान्य रूप से किस प्रकार से जो कर्म है वो अपनी अवस्था को छोड़ करके कर्तृभाव को प्राप्त होता है, इसका उत्पादन हम यहाँ पर प्रयास करते हैं। इसके उत्पादन के लिए यहाँ पर हम प्रयास करते हैं। प्रयोग आपका है अहम काष्ठम भिनद्मि। उसके बाद कर्मवाच्य का प्रयोग आपका आ गया मया काष्ठम भिद्यते। भिदिर धातु से इड की संज्ञा कर देने के बाद कर्म में लकार आ जाने से सार्वधातु के यक के द्वारा यक प्रत्यय करने के बाद, क्योंकि यक है कित, तो कित्वात् उपधा गुण का निषेध हो जाने के बाद भिद्यते ऐसा आपका प्रयोग बनता है। यहाँ पर 3 वाक्य हमने रखे हैं। अहम काष्ठम भिनद्मि, ये मेरे प्रयास को सिद्ध कर रहा है कि मैं काष्ठ का जो भेदन है उसके लिए क्रिया कर रहा हूं। अर्थात काष्ठ कर्म भेदन क्रिया वो मुझ में है, उसके लिए मैं प्रयत्नशील हूं। ये बात यहाँ पर प्रथम वाक्य से कर्तृवृत्ति प्रयास की कर्तृवृत्ति क्रिया का जो दर्शन है एकदम उद्भूत रूप में, स्पष्ट रूप में हो रहा है। इसको जब हम कर्मवाच्य बना देते हैं तो कर्म की प्रधानता जा रही है। यहाँ पर कर्ता तृतीयांत हो जाता है। काष्ठम भिद्यते, तात्पर्य है कि काष्ठ छिन्न की हो रहा है, मेरे द्वारा काष्ठ या मैं काष्ठ का भेदन का विषय बन रहा है। अर्थात मत्कर्तृक व्यापार से मेरे द्वारा जो होने वाली क्रिया है उस व्यापार से काष्ठ जो है भिन्नता का, छेदन का विषय बन जा रहा है, ये उसका अभिप्राय है। और ये तीसरा वाक्य आपका है कि भिद्यते काष्ठम। तात्पर्य है कि मैं काष्ठ को काट रहा हूँ, काष्ठ मेरी क्रिया का विषय बन रहा है। और कोई काष्ठ ऐसा भी होता है कि जो अपने आप कट रहा है, तो वहाँ लोक पर व्यवहार होता है कि आप काष्ठ को क्या काट के, काष्ठ अपने आप कट रहा है। तो जहाँ पर कर्मस्था क्रिया अत्यंत उत्कट रूप को धारण कर ले, तो वह क्रिया फल रूप में रहने पर भी इस अवस्था पर उत्कट रूप में विवर्तित हो जाने के कारण उसे हम व्यापार के रूप में दिखा देते हैं। अतः भिद्यते काष्ठम स्वयमेव, एक स्वयमेव अत्यंत स्पष्टता के लिए एक प्रयोग किया जाता है। तो भिद्यते काष्ठम ये आपका, यद्यपि पूर्व में मया काष्ठम भिद्यते एक कर्मवाच्य था, लेकिन इस अवस्था में कर्मवृत्ति क्रिया के अत्यंत उत्कट विवक्षा हो जाने के कारण यह कर्म कर्तृत्व का आचरण कर लेगा। इस कारण से भिद्यते काष्ठम ये आपका, भिद्यते काष्ठम स्वयमेव इतना जोड़ लीजिए। तो ये काष्ठ पद जो कि पहले कर्म था, इस अवस्था में कर्त रूप को धारण कर लेंगे। इसी बात को इस पंक्ति अत्यंत स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती है, अत्यंत सुगमता के साथ इसका उत्पादन करती है। यदा सौकर्यातिशयं द्योतयितुं कर्तृव्यापारो न विवक्षते
तदा कारकांतराण्यपि कर्तृ संज्ञां लभन्ते। जिस अवस्था पर कर्मवृत्ति या अन्य किसी वृत्ति कर व्यापार को हम अत्यंत उत्कट रूप में विवक्षित करते हैं, उस अवस्था में कर्तृ व्यापार का विवक्षित हो जाना, गौण ही हो जाना, गौण रूप से होता है। इसी प्रकार से कर्त जो अन्य भी कारक हैं, विशेष करके कर्म कर्तृ का ही प्रयोग यहाँ दिखाया गया है। तो जो कर्म कारक है वो कर्म कारक भी कर्तृ संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। क्यों? हेतु क्या दे रहा है कि वो अपने व्यापार में स्वतंत्र हो जाते हैं। इस कारण से हमने एक और दिशा दी कि इसलिए पूर्व में जो कारणत्वादि रहने पर भी पहले जो कारण है करणत्व में, वो इस समय संप्रति समय जो है कर्तृत्व के रूप में, कर्ता के रूप में उसकी व्यवस्था हो जाती है। जैसे हमने प्रयोग किया कि साधु अशिष छिनत्ति, असुना छिनत्ति ये हमारा प्रयोग था, असिना छिनत्ति। लेकिन इस असिवृत्ति व्यापार को हम करणवृत्ति व्यापार को अत्यंत उत्कट व्यवस्था में हम विवक्षित कर देंगे। इसलिए यहाँ पर यह जो करणवृत्ति व्यापार वो तृतीया का प्रयोजक ना होकर के कर्तृत्व का प्रयोजक आपका हो जाएगा। क्योंकि असाधारण व्यापार जो है, साधकतम व्यापार, यदि व्यापारा व्यवहितोत्तर फल निष्पत्ति होती है, लेकिन जो करणवृत्ति व्यापार होता है वो प्रयोज्य परतंत्र व्यापार होता है। लेकिन जब अत्यंत उसमें हमने उत्कट विवक्षा कर दिया तो करणवृत्ति व्यापार उसकी प्रतीति न होते हुए वो स्वतंत्र व्यापार के रूप में उसका उत्पादन कर देंगे। तो इसलिए यहाँ असी पद आप असिना छिनत्ति पहले था, यहाँ असी छिनत्ति में असी प्रथमांत हो जाएगा, कर्तृत्व के रूप में उसकी व्यवस्था हो जाएगी। काष्ठानि पचन्ति, तो काष्ठानि पहले अहम काष्ठानि पचामि, मया काष्ठानि पच्यन्ते, मया काष्ठानि पच्यन्ते, काष्ठानि किं पच्यन्ते, काष्ठानि स्वयमेव पचन्ति, काष्ठानि पचन्ति, इस प्रकार का रूप हो जाएगा। स्थाली पचति, स्थाली में इतना ताप हो गया है कि स्वयं पाक कर रही है, तो अर्थात स्थाली वृत्ति जो व्यापार है आपका, वो अधिकरण वृत्ति व्यापार इतना व्यवस्थित हो गया है कि जो विवक्षित हो जाने के कारण इस अवस्था में कर्तृत्व के रूप को धारण कर लेता है। ये विचार करना है। एक विचार करना है कि धातु सकर्मक भी होती है, लेकिन जब से हम इसमें कर्म की विवक्षा या कर्तृत्व की विवक्षा, तो जब कर्तृत्व की विवक्षा नहीं करते हैं, कर्तृत्व विवक्षा के प्राक हम इस धातु को, भले ही सकर्मक होती है, लेकिन जिस अवस्था में कर्म कर्तृत्व भाव को प्राप्त हो जाता है तो प्राय करके ये धातु आपकी अकर्मक हो जाती है। क्योंकि फल और फल ही जब जो कर्म के रूप में, क्रिया के रूप में अत्यंत उत्कट हो गया है, तो फल के बिना धातु का अवस्थान संभव नहीं है। लेकिन वो फल फलत्वेन विवक्षित न होकर के व्यापारत्वेन विवक्षित हो जाता है, इसलिए अत्यंत समानाधिकरण की स्थिति बन जाती है। अतः इस धातु हमारी सकर्मक न होकर के अकर्मक कहलाती है। और उनसे जब लकार होगा तो लकार भाव और कर्ता में होता है। कर्ता अर्थ में उसकी अलग स्थिति है, भाव अर्थ में अलग स्थिति बनेगी। कर्ता का हम उदाहरण देखते हैं। कर्तरि ओदनम पचति, ये सामान्य वाक्य है आपका। कर्मणि में ओदनः पच्यते, और पुनः जब हम उसका उपस्थापन करेंगे भाव में तो ओदनेन पच्यते, ये आपका प्रयोग है। और जब ये कर्मवत भावातिदेश सूत्र है आपका, कर्मोत कर्मणा तुल्य क्रिया, इसको ध्यान देना है। तात्पर्य क्या है कि कर्मणा तुल्य क्रिया कर्ता कर्मवत भवति, माने कर्मस्था क्रिया जो कर्म में विद्यमान क्रिया है उसी क्रिया से जो तुल्य कर्ता आपका हो जाता है, उस कर्ता में यद्यपि वो कर्तृत्व भाव को प्राप्त है फिर भी कर्मोत का आदेश वहाँ पर माना जाता है। कर्मोत का तात्पर्य क्या है? जैसे सार्वधातु के यक होगा, आत्मनेपद होगा, क्षीण होगा, इस प्रकार से ये सारी बातें आपकी उदाहरण के लिए मानी जाएंगी। जैसे पच्चते में देखते हैं कि यहाँ पर यक का विधान हुआ है, अतदेश का तात्पर्य है। यद्यपि ये कर्तृ रूप में हो गया है और सार्वधातुक में भाव कर्मणो हो सार्वधातु के परतः ऐसा विधान किया है, तो वहीं पर यक प्रत्यय का विधान होता है। परंतु यहाँ पर जब अतदेश की व्यवस्था बना देंगे तो कर्मातदेश हो जाने के कारण ये आत्मने पद के साथ साथ कर्ममय प्रत्यय जो यक प्रत्यय सार्वधातुक प्रत्यय उसका भी विधान आपका हो जाएगा। तो ये पच्यते योजना विद्यते काष्ठम, ये आपका रूप बन जाएगा। दूसरा सूत्र है आपका अचः कर्म कर्तरी, जो अजंत धातु है उसकी जो चिली है उसके स्थान पर चिण का विधान विकल्प से हो जाता है कर्मकर्ता में का शब्द के पड़े जाने पर। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, अकार्य ऐसा उदाहरण है।
क्री धातु से यहाँ कर्मकर्ता का विधान किया, लुंग लकार आया, अट का आगम हो गया। चिली चिली के स्थान पर जो सिच है उसको बाध करके यहाँ पर अचह कर्मकर्तरी, इस सूत्र से धातु आपकी क्री है, अजंत है, उससे उत्तर में विद्यमान हो जाने के कारण चिली के स्थान पर चिण कर देंगे। क्योंकि चिण अनुबंध लोप हो जाने से णित है, वृद्धि का विधान कर देंगे। और चिणते पदः, चिण से परे जो ता शब्द होता है उसको हम क्या है कि लोप का विधान कर देंगे, अकारी। तो मया अकारी ऐसा रूप करेंगे, सह अकारी ये भी लोप का रूप बनेगा, क्योंकि यहाँ अत्यंत कर्म को कर्तृत्व रूप में विवक्षित कर दिया है। तो जब कर्म कर्तृवत भाव करेंगे तो कर्ता आपका ऐसा ही माना जाएगा। अभाव में अकत, यहाँ पर ह्रस्वादंगात इस सूत्र है वो आपका लोप का विधान कर देते हैं। इसी तरह से दुहस्थ सूत्र है, दुह धातु को चिण धातु हम विकल्प से करते हैं। जब चिण करेंगे तो अदोही रूप बनेगा, पक्ष में यहाँ पर अदुग्ध बनेगा, झलोझल करके लोप का विधान कर देंगे। जहाँ रुद्ध धातु आती है वहाँ चिण का विधान आपका नहीं होता है, अवरुद्धा गौ ऐसा ही रूप बनता है। अवरुद्ध पद की जो सिद्धि है ये हमारे यहाँ अवारुद्ध ऐसा प्रयोग है। तो अव उपसर्ग है, अट का आगम हुआ है, रुद्ध है, चिली है, ता है, और उसको निषेध कर दिया, चिली के स्थान पर सिच कर देंगे, लोप कर देंगे, ये व्यवस्था आपकी बन जाएगी। तपस तपः कर्मकस्यैव, यहाँ ध्यान देना है कि कर्मकस्यैव, कर्मस्यैव नहीं, थोड़ा से एक शब्द छूट गया है, कर्मकस्यैव ऐसा है, तो कर्ता यहाँ कर्मोत होता है। ये सारी प्रयोग आपके सामने रखे हुए हैं। और हम समझते हैं कि कर्म प्रक्रिया के लिए, कर्मोद्भाव के लिए जो सामान्य व्यवस्था है, सामान्य निर्देश हैं, वो इस पाठ के लिए पर्याप्त हैं। अग्रिम पाठों में हम इस व्यवस्था को और भी स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।